Hello and welcome to CBL. I am Manvendra Singh Mangat and we are here to prepare you well to strengthen your preparation for one of the most prestigious academic entrance test, the CLAT, Common Law Admission Test, जिसके थ्रू देश भर के चुनिंदा लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देश भर से चुनिंदा स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। और मैं आपके साथ इसलिए हूँ कि हम क्लैट एग्ज़ाम के अंदर लीगल रीजनिंग के पार्ट को कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलेबस साइड की बात करें सो लीगल रीजनिंग का पार्ट विल वेटेज हैविंग ओवर 25%। सो ओवरऑल सिलेबस के 25% जो क्वेश्चंस हैं वो आपको लीगल रीजनिंग से आने वाले हैं। प्राइमरली ये पैराग्राफिकल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सो यू विल बी हैविंग ऑलमोस्ट 8 पैसेजेस, ईच वन ऑफ अराउंड 450 वर्ड्स और लगभग हर एक के अंदर 5 क्वेश्चंस। सो लगभग 40 क्वेश्चंस यू विल बी एनकाउंटरिंग स्पेसिफिकली टारगेटेड एट लीगल रीजनिंग और लीगल एप्टीट्यूड। क्या होने वाला है इन पैसेजेस के अंदर? सो दीज पैसेजेस आर मोर फोकस्ड ऑन फैक्ट सिचुएशंस और सिनेरियोज इन्वॉल्विंग लीगल मैटर्स दैट मे बी ऑफ पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चंस, मॉरल फिलॉसफी इंक्वायरीज। सो ज़्यादातर लीगल, पब्लिक पॉलिसी या मॉरल जो डायलेमाज हैं या उनके प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर ये पैराग्राफ्स फोकस्ड होने वाले हैं। फोकस एरिया क्या रहने वाला है या फिर हमें किस तरीके से इन पैराग्राफ्स को हैंडल करना है? सो द फोकस एरिया विल बी या प्राइमरली हम किस तरीके से इन पैसेजेस को हैंडल करेंगे एग्जाम के अंदर। सो फर्स्ट यू मस्ट नो सम जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी लीगल एंड मॉरल इश्यूज जो भी इस वक्त हमारे देश के अंदर चल रहे हैं। देन यू मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई एंड दिस इज द की एज वेल, यू मस्ट आइडेंटिफाई एंड इन्फर द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स गिवन इन द पैसेज के अंदर किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड जो भी रूल या प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको इन्फर करना है। देन अप्लाई दोज रूल्स एंड प्रिंसिपल टू वेरियस फैक्ट एंड सिचुएशन एंड नॉट ओनली टू द स्टैटिक फैक्ट एंड सिचुएशन, रादर यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द चेंज ऑफ रूल। अगर परिस्थितियां बदलती हैं, लाइक if various fact situation changes, so principles will also change their nature of application। तो हमें फैक्ट, प्रिंसिपल्स, उनकी इन्फरेंस, उसकी एप्लीकेशन के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि किन सिचुएशंस में ये रूल चेंज हो जाएंगे। जस्ट ऑन अ वेरी स्लाइड एग्जांपल्स, लाइक इफ somebody commits a murder then he will be charged with the murder, but अगर वो कोर्ट में एस्टैब्लिश कर दे कि मैंने ये मर्डर सेल्फ डिफेंस के अंदर किया है तो फिर फैक्ट एंड सर्कमस्टांस चेंज हो जाएंगे। जो 302 के ऑपरेशन हैं लॉ के वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे हमें ये पता चले कि सेल्फ डिफेंस के अंदर उस व्यक्ति ने डिसप्रोपोर्शनल फोर्स यूज किया था तो जनरल डिफेंस के प्रिंसिपल फिर से चेंज होंगे। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं अपने लीगल प्रिंसिपल्स के क्लासेस के अंदर। सो दीज आर द कीज हाउ वी विल हैंडल पैसेज इन द एग्जामिनेशन। नाउ लेट्स लुक अ मोर स्पेसिफिक व्यू अबाउट द सिलेबस। देन इट इज कंप्राइजिंग ऑफ लीगल फैक्ट्स, लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग and constitution and political system. Now this is the major thrust area of the syllabus जहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा और क्या हमें क्वेश्चन एनकाउंटर होने वाले हैं? दैट इज current and important legal awareness, some important commissions and committees, then especially the United Nations and its surrounding organizations, then the general concept of law and miscellaneous legal topics जो आजकल करंट अफेयर के अंदर रहते हैं। इसके अलावा important statutes law जो भी important कानून है, then some legal terms, legal phrases, legal maxims. So this is the detailed syllabus, but again I quote, this is the core area, the legal aptitude, legal reasoning, the constitutional and political system की एक अच्छी समझ होना। अब हम कैसे हैंडल करने वाले हैं क्लासेस को? We will be focusing at each and every part, step by step, but इसमें जो लिस्टिंग वाली इश्यूज हैं लाइक लीगल टर्म्स, लीगल फ्रेजेस, लीगल मैक्सिम्स, अब ये बहुत सारे हैं और लीगल मैक्सिम्स तो खासकर लैटिन ज़बान के अंदर हैं जिनका मीनिंग बिना उनको जाने डिकोड करना नियर इम्पॉसिबल होता है। तो हम किस तरीके से इनको हैंडल करने वाले हैं विद एवरी क्लास
during the class as well, and after the class we will be focusing especially on legal phrases and legal maxims. So ये चीज़ें साथ के साथ डेवलप होंगी, साथ के साथ ग्रो होंगी. And again I repeat, we will be leaving no important point without touching it or understanding it properly, because we cannot afford to send you in the examination ill prepared, because ill prepared soldier bleeds to death in war. So we will be sweating here more and more in the classes. So you need not to be bleed in the examination halls. पूरे अच्छे से हर चीज़ को बेहतर अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट क्लैरिटी, फैक्चुअल सपोर्ट के साथ क्लियर करेंगे, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में कोई आउट डाउट हमारे एग्जाम को खराब ना कर सके. Now let's begin with our studies. So I have some quick facts, the legal facts, जो सिर्फ एक अच्छे लॉ एस्पिरेंट को नहीं बल्कि भारत के हर नागरिक को पता होने चाहिए. So let's begin. These are one-liner questions. You just have to remember it. That first source of law. कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पहला सोर्स ऑफ लॉ माना जाता है या फिर आज तक के कानून जिससे इंस्पिरेशन लेके बनते हैं? दैट इज मनुस्मृति, एंड अकॉर्डिंगली द फर्स्ट लॉ गिवर वाज द मनु हिमसेल्फ. सो मनुस्मृति हिंदुस्तान की धरती पे पहला एक ऐसा डॉक्यूमेंट माना जाता है जो लीगल शेप के अंदर था या फिर लॉ प्रोवाइड करता था. हालांकि सोसाइटल लॉज इसके अंदर ज़्यादा थे, लेकिन आज भी जो बहुत सारे लॉज बनते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में मनुस्मृति से प्रभावित होते हैं, ऑथर्ड बाय द मनु हिमसेल्फ. नाउ द अर्लीस्ट एरा इन कॉडिफाइड लॉज. हम ये जानते हैं कि हालांकि कॉडिफाइड लॉज का जो प्रचलन है इसको पूरी तरह से स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों का योगदान ज़्यादा है इंडिया के लिए, लॉर्ड मकाले, लॉ कमीशन एंड ऑल दैट थिंग. बट अगर हम बात करें कि इससे पहले हमें कॉडिफाइड लॉज का नहीं पता था, ऐसा नहीं है. सो अर्लीस्ट कॉडिफाइड लॉज इन इंडिया we have found the documents from the Gupta dynasty, and this is the 3rd and 4th century BC. That old tradition of writing laws on this land. Then first court by East India Company. कहाँ पे पहला कोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था? That was in Kolkata in 1672. Now just imagine how old our courts tradition are in India. Then the first president, needless to say, that is Dr. Rajendra Prasad साहब. ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे. Then the first vice president of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan साहब. Then the first prime minister of India, do I need to tell you? Obviously, Mr. Jawaharlal Nehru साहब. Then the first deputy prime minister of India, that is सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब. Now interesting fact is this, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या बाकी किसी स्टैट्यूट के अंदर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं है. हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है ये भी आर्टिकल 74 में हमें मिलती है, तो एज अ हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मिलती है. डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का तो कहीं जिक्र नहीं है. तो वल्लभ भाई पटेल साहब को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, या एल के अडवाणी साहब भी रह चुके हैं. दिस वॉज अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट. जब हम आज़ाद हुए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इतने ज़्यादा काम थे कि अकेले नेहरू साहब को हैंडल करने में दिक्कतें आ रही थी. सो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की एक पोस्ट पॉलिटिकल अरेंजमेंट के साथ क्रिएट की गई थी, वेस्टेड इन सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब. देन द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैडम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल. और खुशकिस्मती से इस वक्त की भी जो हमारी प्रेसिडेंट है दैट इज अ लेडी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू मैम. Then first women prime minister of India, obviously Madam Indira Gandhi. Then the first chief justice of Supreme Court in India, and very important name, you must remember it, Shri Hiralal J Kania. बहुत important judgment इन्होंने खुद ऑथर की थी, जिनमें से एक थी A.K. Gopalan versus State of Madras, हालांकि highly criticized one. Then the first women judge ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पहली भारतीय महिला या पहली महिला जिनको भारत के सुप्रीम कोर्ट में जज लगाया गया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैडम फातिमा बीवी. और इनको 1989 के अंदर अपॉइंट किया गया था एज अ परमानेंट जज इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. और ये हमारे लिए एक अचीवमेंट की बात है कि मैडम फातिमा बीवी सारी दुनिया में सेकेंड वुमेन थी जिनको हाईएस्ट जुडिशियल जो आपका सेटअप है उसके अंदर अपॉइंट किया गया है. एंड द फर्स्ट वन वाज मैडम सैंड्रा डे ओकॉनर, जिनको यूएस सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंट किया गया था. देन द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट इन इंडिया, मैडम लीला सेठ.
then the first women judge of a high court. Now Fatima Bibi was in the Supreme Court, and in high court the first women judge was Madam Anna Chandi. First women advocate in India was Cornelia Sorabji. So all the young ladies who are aspiring to become a lawyer through CLAT courses, I request you, please go on Google, search the name, see the photo. At least we must see how our ancestor look like. Then the first Indian judge of International Court of Justice, ICJ, जो एक arrangement है UN के surrounding bodies के अंदर, then that is the Dr. Nagendra Singh. The first high court या oldest high court, that is the Kolkata High Court established in 1862. Remember again, हम इससे पहले जो fact बात कर रहे थे, that was this one, that पहला कोर्ट कहाँ establish हुआ? तो ये हाई कोर्ट नहीं था. In 1672 this was a district level court. You may think upon, and this fact जो हम अभी बात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट, so at हाई कोर्ट लेवल 1862 के अंदर कोलकाता के अंदर ही क्रिएट किया गया था. Then the first Attorney General of India was the Mr. M. Setalvad, महाअधिवक्ता, Attorney General of India, M. Setalvad. Then the first Speaker of Lok Sabha, that was Shri G.V. Mavlankar Sahab. First women Speaker of Lok Sabha, then in the recent years, that was Madam Meera Kumar. Then the first women President of UN General Assembly was Madam Vijay Lakshmi Pandit. Now Vijay Lakshmi Pandit was also a sister of श्री जवाहरलाल नेहरू जी. और जब मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं तो मुझे पूरी तरह से एहसास है कि किसी भी लेडी का इंट्रोडक्शन ये नहीं होना चाहिए कि वो किसकी माँ है, किसकी बहन है या किसकी बेटी है. दिस फैक्ट इज जस्ट टू रिमेंबर यू द नेम्स, बिकॉज मैडम विजय लक्ष्मी पंडित की अपनी एक आइडेंटिटी है. शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. Then the first women governor of a state, Madam Sarojini Naidu, the United Province, which is now the Uttar Pradesh. Then the first women central minister, Madam Rajkumari Amrit Kaur, पहले कैबिनेट के अंदर ही बन गई थी. एम्स दिल्ली का नाम आप बार बार सुनते होंगे, उसको एस्टैब्लिश करने में अगर आप एक नाम ले जिसका सबसे ज़्यादा योगदान है, मैडम राजकुमारी अमृत कौर. Then the first women IAS officer, that was Anna George Malhotra. Then the first women IPS officer, the very famous Madam Kiran Bedi. The first Governor General of Free India we are talking about, obviously the Lord Mountbatten. Then the last Governor General of Free India, that was the C. Rajgopalachari. इस पोस्ट को कुछ टाइम तक के लिए कंटिन्यू किया गया था इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम पे. तो जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, दिस पोस्ट वाज अबॉलिश्ड एंड द प्रेसिडेंट पोस्ट वाज क्रिएटेड. देन द फर्स्ट परमानेंट लोक अदालत हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नोवेल फीचर इन इंडियन जुडिकेचर सिस्टम, जिसमें पार्टीज एमिकेबल पीसफुल सॉल्यूशंस डराइव आउट करती हैं खुद के प्रयासों से और जुडिशरी की हेल्प के साथ. अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मार्वलस एग्जांपल. और पहला कहाँ पे? तो इंटरेस्टिंगली चंडीगढ़ के अंदर जनवरी 1998 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था विद जस्टिस S.K. सरदाना एज द जज. फर्स्ट ई कोर्ट रूम इन इंडिया. नाउ दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ई कोर्ट जो हमारा ई गवर्नेंस के तहत एक इंपॉर्टेंट प्लान है, डिजिटल इंडिया के थ्रू एक प्लान है. पहला जो कोर्ट रूम था दैट वाज द दिल्ली हाई कोर्ट इन दिसंबर 2009, जिसको ई कोर्ट के तौर पे एस्टैब्लिश कर लिया गया था. Then the first chairman of National Human Rights Commission, NHRC, which is a statutory body founded in 1993. So first chairman was Justice Rangnath Mishra. Then the first Chief Election Commissioner of India. This is a constitutional body under Article 324 of the Constitution. The first Chief Election Commissioner was Mr. Sukumar Sen. हाईएस्ट कंपनसेशन अवार्ड, किसी भी केस के अंदर जो हाईएस्ट कंपनसेशन इंडिया में आज तक दिया गया है फॉर द डैमेजेस, दैट वाज अराउंड 715 crore rupees in Union Carbide case.
सो यूनियन कार्बाइड वॉज अ कंपनी फ्रॉम यूएसए विच वॉज ऑपरेटिंग इन भोपाल, और गैस लीक की वजह से बहुत बड़े डिजास्टर्स जिसके इफेक्ट्स आज तक हैं वो देखने को मिला था। 715 करोड़ का अवार्ड इसके अंदर दिया गया था कंपनसेशन के तौर पे। लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट कवर्ड बाय अ सिंगल हाई कोर्ट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट सबसे जो हाई कोर्ट कई स्टेट्स में जुरिस्डिक्शन रखते हैं, लाइक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इज हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द पंजाब, द हरियाणा एंड ऑल्सो द चंडीगढ़ एज ए यूटी. So the Guwahati High Court is having the largest jurisdiction among the state high courts, and this cover the Assam, the Nagaland, the Mizoram and the Arunachal Pradesh. Then first preventive detention law. Preventive detention laws are always in limelight, or we may say that these are apple of discord. Like whenever we read in law books or otherwise that despite India as a democracy, we are having प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज. सो डेमोक्रेसी के एंटीथेटिक कैसे, इसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे. प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ बेसिकली जहाँ पे अरेस्टेड पर्सन को लीगल रिकॉर्ड्स नहीं मिलता है, उसको 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश नहीं किया जाता, और सबसे इंपॉर्टेंट वकील की सुविधा भी नहीं दी जाती है, और एक लॉन्गर ड्यूरेशन तक जिस अथॉरिटी ने उसको अरेस्ट किया है वो उसको डिटेन करके रख सकते हैं लीगली. तो पहला ऐसा कानून पास हुआ था वेरी ओल्ड 1784 के अंदर, बंगाल स्टेट प्रिजनर्स regulation. Third, this was just the installment of the law. Then the first law minister of India, nonetheless, Dr. B.R. Ambedkar. And what is the beauty of India and India's culture? Dr. B.R. Ambedkar नेहरू साहब की कैबिनेट में लॉ मिनिस्ट्री जैसा इंपॉर्टेंट पोस्ट लेते हैं, एंड ही वॉज नॉट फ्रॉम द कांग्रेस. गांधी जी की पर्सनल रिक्वेस्ट पे और नेहरू जी की खुद की पर्सनल चॉइस पे डॉक्टर अंबेडकर, जिनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे नॉट ओनली विद द कांग्रेस एज वेल एज द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनको फिर भी इनवाइट किया गया कि डिफरेंसेस अपनी जगह हैं लेकिन हमें देश निर्माण करना है, प्लीज हैव अ सीट इन आवर कैबिनेट. क्या आज के माहौल में ऐसा देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल लीडर्स अपने छोटे छोटे वेस्टेड इंटरेस्ट से ऊपर उठ के कटिंग अक्रॉस ऑल द पार्टी गेम जाके किसी को इन्वाइट करें और कहें सर प्लीज मैनेज दिस थिंग? सो that era was called the golden era of Indian politics. So after this warm-up session, let's go deeper into the law. So we will be covering the legal reasoning section and the focus area. आखिर लॉ के कौन से सब्जेक्ट से, कौन से डोमेन से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आने वाले हैं? That focuses at 4 domain or streams of law. One is criminal law, then law of torts, law of contract and constitutional law. सो क्रिमिनल लॉ, वेरियस टाइप ऑफ क्राइम और उसके अंदर क्या लीगल मैक्सिम्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, लाइक थेफ्ट. और थेफ्ट कैसे डिफरेंट है रॉबरी या डकैती से? इसके अलावा मिसचीफ क्या है, चीटिंग क्या है, एक्टस रियस मैंजरिया क्या है. देन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स, पहले तो टॉर्ट क्राइम से डिफरेंट कैसे है, इसके बाद टॉर्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, कौन कौन से टॉर्शियस एक्टिविटी हैं जिनमें लाइबिलिटी डूअर की बनती है, जैसे न्यूसेंस है, नेग्लिजेंस है, इस तरह की चीज़ें. देन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटीज़ क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करते हैं तो ऑफर कब कंप्लीट होता है, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट कब कंक्लूड होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सिनेरियो में क्या होता है, रेमेडीज क्या हैं. देन वी कम टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज लाइक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑफिसेज. फंडामेंटल राइट की वायलेशन के सूरत में आपको रेमेडी जो अवेलेबल है रिट पिटिशंस. सो ऐसे सारे इंपॉर्टेंट प्रमाइसिस से हमें क्वेश्चंस आने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द लीगल रीजनिंग इन क्रिमिनल लॉ. और याद रखें इसके साथ हम मैक्सिम्स और फ्रेजेस भी कवर करने वाले हैं. सो क्रिमिनल लॉ के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है, that is the mens rea, and it is a maxim, it is a Latin maxim that actus non facitrium nisi mensit rea. That means act alone is not culpable, act alone is not criminal unless your intention are also criminal. So basically दो important चीज़ हैं इसके अंदर, एक है actus reus and दूसरा mens rea. So basically actus reus is anybody's guilty act. जो उसने काम किया है ये गलत किया है, लॉ की वायलेशन.
और दूसरा मेंजरिया इस एक्ट को करने के पीछे जो उसकी इंटेंशन थी, दिस वॉज ऑल्सो द गिल्टी इंटेंशन. सो मेंजरिया इज गिल्टी इंटेंशन एंड एक्टस रियस उस इंटेंशन के परजुएंस के अंदर उसने एक्ट किया है, विच इज ऑल्सो अ गिल्टी एक्ट. और क्रिमिनल लॉ का बेसिक प्रिंसिपल एज वी रिटन हियर दैट दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, कि कोई भी एक्ट तभी क्रिमिनल होगा जब एक्ट के साथ साथ उसकी इंटेंशन भी क्रिमिनल है. प्योर एंड सिंपल एग्जांपल देखिए, अगर डॉक्टर साहब किसी मरीज का इलाज करते वक्त उसकी बॉडी पे कट लगाते हैं और ऑपरेशन करते हैं उसका, तो फिर उनको कल्पेबल नहीं किया जाता है, उनको इसकी सज़ा नहीं दी जाती है. लेकिन वहीं पे एक चोर चोरी करने के इरादे से अगर अपने चाकू से किसी की बॉडी में कट लगाए तो फिर उस चोर को सज़ा दी जाएगी ग्रीवियस इंजरी या हर्ट के लिए. सो बेसिकली अगर आप रिजल्टेंट इफेक्ट देखें तो दैट इज अ कट इन द बॉडी. बट व्हाट डिफरेंशिएट बोथ द एक्ट्स, और एक में क्रिमिनलिटी क्यों नहीं है? बिकॉज द मेंजरिया वॉज एब्सेंट इन डॉक्टर्स ऑपरेशन. मेंजरिया वॉज एब्सेंट, वो गिल्टी इंटेंशन के साथ नहीं बल्कि वो तो पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कट लगा रहे हैं. एंड द थीफ एग्जाम्पल, जो चोर कट लगाता है, दैट इज विद द गिल्टी इंटेंशन टू डू द हार्म, टू डू द इंजरी. सो बेसिक सिंपल दो चीजें याद रखेंगे. एक है किसी भी क्राइम को होने के लिए आपका कोई भी एक्ट तब क्रिमिनल होगा जब आपका एक्ट भी क्रिमिनल है, दैट इज एक्टस रियस गलत है आपका, और दूसरा उसके पीछे की इंटेंशन जो है वो भी मेंजरिया में फॉल करती है, गिल्टी इंटेंशन के अंदर फॉल करती है. दोनों चीजों की प्रोबेबिलिटी वो हो सकती है कम ज़्यादा, लेकिन दोनों फैक्ट की एस्टैब्लिशमेंट के बाद ही हम क्रिमिनलिटी डिसाइड कर सकते हैं. नाउ ये याद रखें कि प्रिंसिपल ज़रूर है जैसे हमने कहा था, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. सो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जिसके अंदर जो मेंजरिया है अगर ये नहीं भी इन्वॉल्व है तो भी क्रिमिनलिटी हो सकती है. रिपीट, कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं जहां पे मेंजरिया ना होते हुए एक्ट अलोन, सिर्फ एक्ट के ऊपर ही, एक्टस रियस के ऊपर ही क्रिमिनलिटी प्रूव की जा सकती है, लाइक द केसेस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. दिस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वी विल बी डूइंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर branches of law. Then there are like essential commodities act, then motor vehicle act. तो यहाँ पे बेसिकली स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की कॉन्सेप्ट है, या मेंजरिया को हटा के अब कल को कोई किसी को टक्कर मार दे गाड़ी से, अब उसके बाद कहे कि जी नहीं मेरी ऐसी सोच नहीं थी, ये हो गया, तब भी तो उसकी कुछ ना कुछ कल्पेबिलिटी शामिल करेंगे. दैट्स वाई जो मेंजरिया का कॉन्सेप्ट है वो मोटर व्हीकल एक्ट में लागू नहीं किया जाता है, एक्सेप्शन के तौर पर है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज जनरल एक्सेप्शंस. सो आईपीसी में सेक्शन 76 से 106 तक देयर इज अ डेडिकेटेड चैप्टर्स ऑन जनरल डिफेंसेस और जनरल एक्सेप्शंस. डिफेंस इस बात का लेना है कि क्रिमिनल एक्ट हो जाने के बावजूद भी यहाँ पे जो क्लॉजेस हैं उसका सहारा लेके द अक्यूज कैन से कि मैंने इन हालातों की वजह से ये क्राइम मुझसे हो गया है लेकिन मुझे फिर भी सज़ा ना दी जाए. सो जनरल एक्सेप्शंस के ग्राउंड पे क्रिमिनल एक्ट हो जाने के बावजूद सज़ा से माफ़ी हो जाएगी, सज़ा नहीं दी जाएगी. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो जनरल डिफेंसेस या जनरल एक्सेप्शन के क्लॉजेस के अंदर है, दैट ओनस प्रोबेंडी, ये साबित करने का बोझ किसके ऊपर है कि जनरल एक्सेप्शन ग्राउंड्स वर देयर while the commitment of the crime. So ये ज़रूर याद रखें that onus of proof, the onus probandi is on the accused himself. उसको खुद ये साबित करना पड़ेगा कि जब मैं एक्ट कर रहा था, क्रिमिनल एक्ट कर रहा था, तब ये जनरल एक्सेप्शन के क्लॉजेस मुझ पे लागू होते थे और वहाँ ये सर्कमस्टांसेस और ये फैक्ट थे. तो सारे एविडेंसेस के साथ उसको खुद ये प्रूव करना पड़ेगा, तब उसको ये बेनिफिट मिलेगा. देन जो हमने सेक्शन 76 से 106 तक बात की, अगर इनको हम समराइज करें, ग्राउंड जीरो पे लाएं, तो देर आर 3 टाइप ऑफ जनरल एक्सेप्शंस, दैट इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंसैनिटी ऑफ अक्यूज्ड. दैट इज अनसाउंडनेस, इंसैनिटी कॉमन शब्द पागलपन से जुड़ा हुआ या फिर साउंड माइंड का ना होना. दूसरा है इंटॉक्सिकेशन ऑफ अक्यूज, दैट इज किसी नशे के इन्फ्लुएंस में होना. एंड थर्ड वन वेरी फेमस, दैट इज द प्राइवेट डिफेंस. अगर आपको खुद को खतरा है तो अपनी जान बचाने के लिए या खुद को डिफेंस करने के अधिकार के थ्रू आप कुछ एक्ट कर सकते हैं, और अगर वो क्रिमिनल एक्ट होते हैं तो आपको सज़ा नहीं दी जाएगी. नाउ लेट्स गो डीपर.
And what is unsoundness of mind and insanity of accused? So there is a legal principle that nothing is an offense done by a person who, at the time of doing it, by reason of unsoundness of mind, is incapable of knowing the nature of the act and also does not understand or does not know that what is wrong or what is right as contrary to the law. तो जब कोई व्यक्ति कोई एक्ट कर रहा है, उसके ऊपर अनसाउंडनेस हावी है, कोई मेंटल इंसैनिटी हावी है, जिसकी वजह से एक तो उसको ये नहीं पता कि वो क्या एक्ट कर रहा है और दूसरा उसको इसके नतीजे नहीं पता है. सो ये चीज़ आती है अनसाउंडनेस ऑफ बॉडी या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के अंदर बेसिकली. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, एक पिता अपने 5 साल 6 साल के बेटे को लेके गया, चलो मैं उसको नहला के लाता हूँ, और जाके कुएं में फेंक दिया और 10 मिनट बाद खुद भी कुएं में कूद गया कि मैं भी अच्छे से नहा लेता हूँ. लेकिन इसके बाद जब बेटे को बाहर निकाला गया तो बेटा वॉज डेड. लेकिन जब कोर्ट में सारा, अब मर्डर के लिए जब उसको ट्राई किया गया तो कोर्ट में प्रूव हुआ कि इसका तो बहुत टाइम से इलाज चल रहा था, ये मेंटल इंसैनिटी का शिकार है, सारी मेडिकल रिपोर्ट्स वो देयर. तो इस ग्राउंड पे वो जनरल डिफेंस ले सकता है. अब उसको खुद को अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स या उसके बिहाफ पे उसके वकील को ये मेडिकल रिपोर्ट्स कोर्ट में एस्टैब्लिश करनी पड़ेंगी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि ये व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, और खासकर तब अनसाउंड माइंड का था जब ये वो एक्ट परफॉर्म कर रहा था. ही डिडंट नो what he is doing and what will be the resultant effect of that. Then there is intoxication of accused. ये बड़ा मज़ेदार भी है that नशे के इन्फ्लुएंस में अगर कोई व्यक्ति कोई इलीगल एक्ट परफॉर्म करता है तो उसको डिफेंस मिल जाएगा, उसको सज़ा नहीं दी जाएगी. लेकिन क्या इतना आसान है? और इतना आसान होता तो फिर तो सभी क्रिमिनल शराब की एक बोतल को साथ ले जाते क्राइम करने के लिए. सो द की, किसी भी नशे के इन्फ्लुएंस में अगर कोई काम कर रहे हैं और उसकी कल्पेबिलिटी से बचना है तो की इज हियर दैट इंटॉक्सिकेशन मस्ट बी इनवॉलंटरी और विदाउट द नॉलेज. इनवॉलंटरी, अपनी मर्जी से ड्रिंक ना की हो या फिर उसको विदाउट उसकी नॉलेज ड्रिंक कराई गई हो. अगर कोई वॉलंटरली ड्रिंक करके और फिर उस नशे के इन्फ्लुएंस में कोई इलीगल एक्ट करता है तो उसकी क्रिमिनलिटी 100% बनती है, उतनी ही जितनी के बिना नशे के इन्फ्लुएंस में अगर उसने ये काम किया होता, जितनी उस वक्त कल्पेबिलिटी बनती उतनी ही अब भी बनेगी. दूसरा, द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन मस्ट बी सच एज टू मेक पर्सन इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ हिज एक्ट, दैट द इंटॉक्सिकेशन मस्ट बी वेरी हाई. ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत अमाउंट का नशा अगर वो करके और फिर कहे कि मैंने नशे के हालत में काम कर दिया है, तो नहीं. इंटॉक्सिकेशन अमाउंट, नाउ दैट इज़ अ सब्जेक्टिव नोशन, क्योंकि कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है. इंटॉक्सिकेशन का लेवल सफिशेंटली हाई होना चाहिए जिससे मैं अंदाज़ा लगा सके कि नॉर्मल पर्सन अगर इतना नशा करे तो, या उसको नशा करा दिया गया हो, तो फिर वो राइट या रॉन्ग को पहचानने में नाकाबिल हो जाएगा. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, 2 कैविएट हैं, 2 इसके जनरल एक्सेप्शंस आप समझ लीजिए. एक्सेप्शन की एक्सेप्शन कि इंटॉक्सिकेशन में आप दावा तभी पेश कर सकते हैं डिफेंस का जब एक तो वो इनवॉलंटरी हो, आपकी मर्जी से ना, या तो आपको ज़बरदस्ती पिलाई गई हो कोई भी नशा, या फिर आपकी नॉलेज के बगैर आपको कंज्यूम करवाया गया हो, और दूसरा दैट मस्ट बी सफिशिएंटली हाई इनफ. नेक्स्ट जनरल एक्सेप्शन इज राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ द अक्यूज्ड. बहुत सारी फिल्मों में आपने फिल्मी सीन देखा होगा जहां पे कोई अक्यूज्ड ये साबित करने की कोशिश करता है कि मैंने तो इसको आत्मरक्षा में मारा है और ये मेरे ऊपर हमला कर रहा था, तो अपनी जान बचाने के लिए साहब ये करना ही पड़ता. सो दैट बेसिकली बिकम्स फ्रॉम द legal field. Section 96 to 106 of IPC specifically deals with the general exception or general defense on the ground of private defense. लेकिन private defense में ये बहुत important है that private defense के वक्त जो आप force use कर रहे हैं that must be very reasonably and cautiously used. डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स आप यूज़ नहीं कर सकते हैं डिफेंस के वक्त. कॉमन एग्जाम्पल, हालांकि हम आगे इसके कुछ कैवेट भी देखेंगे, किन केसेस में स्पेसिफिकली राइट होता है, किस अमाउंट तक आप सेल्फ डिफेंस में फोर्स यूज़ कर सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे. बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल,
रीजनेबल एंड कॉशियसली यूज करना है. सो यू कैन नॉट किल अ पिक पॉकेटर जस्ट ऑन द मियर प्रिजम्पशन के जी ये मेरा पॉकेट मारने आया था और मुझे नुकसान होने वाला था, मैंने इसको मार दिया. या फिर अगर कोई अटैकर आपके ऊपर किसी लाइटर टाइप की छड़ी से अगर अटैक करता है, तो फिर आप अपनी पिस्टल निकाल के अगर उसको शूट कर दें और कल को कहेंगे सर मैंने तो अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर मारा. लेकिन यहाँ पे बेसिकली आपने जो फोर्स यूज किया वो बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट है. एक छोटी मोटी स्टिक का जवाब एक बड़ी लाठी हो सकती है, लेकिन पिस्टल नहीं हो सकता. तो फोर्स को देखना कि कितना रीजनेबल फोर्स आपने यूज किया है अपने सेल्फ डिफेंस के अंदर. दिस इज द की टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल और नॉट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल. ओके, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड देख लेते हैं, जनरल डिफेंस खासकर. सो इन मैनी केस इट गोज अप टू किलिंग अनदर पर्सन, हम आगे बात करेंगे. देन इट इज the right is available against an act which reasonably causes apprehension of death or grievous hurt, rape or kidnapping. So more heinous type के crime में self defense का right ज़्यादा vigorously imply किया जा सकता है. Then in case of property it can be used against the theft, आपके घर में कोई चोरी करने आया. Then the robbery, the mischief by fire, house breaking etc. यहाँ पे आप general defense ले सकते हैं self defense का. Then very importantly and mark it, that there is no right of private defense if there is sufficient time to take recourse of the public authorities. मतलब कि imminent circumstances देखे जाते हैं. अगर किसी व्यक्ति को ये पता है कि मेरे घर पे आके मुझे कोई हार्म करने वाला है, लेकिन उसके पास सफिशिएंट टाइम है कि वो जाके पुलिस को इसकी सूचना दे दे और पुलिस से प्रोटेक्शन ले ले, लेकिन इसके बावजूद वो पुलिस के पास नहीं जाता और घर बैठा रहता है और उसके बाद कहता है कि जी मैंने तो सेल्फ डिफेंस में इसको मार दिया है, तो फिर यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का जो बेनिफिट है उसको नहीं मिलेगा. क्यों? अगर सफिशिएंट टाइम है अथॉरिटीज़ के पास जाके हेल्प सीख करने का, तो फिर प्राइवेट डिफेंस का बेनिफिट नहीं मिलता है. देन वी कम टू दैट अग्रेसर जो खुद अटैक करता है खुद सेल्फ डिफेंस का ग्राउंड नहीं ले सकता है. मतलब मान लीजिए मैं जाके किसी को पहले तो मारूं, मैं अग्रेसर हूं, और फिर जब वो अपना सेल्फ डिफेंस यूज कर रहा हो तो फिर मैं उसका मर्डर कॉज कर दूं और कल को कहूं कि जी देखिए मैं मारने गया था लेकिन ये मुझे मारने लगा तो मैंने मार दिया, मतलब मेरा सेल्फ डिफेंस. सो सेल्फ डिफेंस के खिलाफ सेल्फ डिफेंस नहीं लिया जा सकता है. देन इट कम टू दैट प्राइवेट right to private defense extend to causing death. Now this is very important. आप प्राइवेट डिफेंस यूज करते वक्त कब इस हद तक जा सकते हैं कि आपका किसी का मर्डर कर देना भी जस्टिफाई हो जाए. दैट इज स्पेशली इन द केसेस where there is a reasonable apprehension of death, जहाँ आपको खुद को डेथ का खतरा हो जाता है, रीजनेबल खतरा हो जाता है. हमारे पहले एग्जांपल में कोई लाइट स्टिक से अगर हमला करता है तो डेथ का एप्रीहेंशन नॉर्मली नहीं है. कुल्हाड़ी से अगर हमला करेगा तो डेथ का एप्रीहेंशन रीजनेबल है. देन द अदर आर लाइक ग्रीवियस हर्ट, रेप, किडनैपिंग, अबडक्शन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ बॉडी और अ पर्सन. इन सारे केसेस में, स्पेसिफिक इन केसेस में, right to private defense extend to even causing death of the aggressor. Then you come to that one may also cause death of aggressor. और किन केसेस में death cause की जा सकती है? That a reasonable apprehension of death or grievous hurt arise from the act of attempt of robbery. अगर robbery परफॉर्म की जा रही है. House breaking by night, मतलब अगर कोई दिन में आपके घर में घुस आए, हाउस ब्रेक कर रहा है, तो आपका प्राइवेट डिफेंस अप टू डेथ कॉजिंग नहीं होता है. लेकिन अगर दैट ट्रासपास इज बाय नाइट, तो फिर आपका सेल्फ डिफेंस विल रीच अप टू किलिंग दैट अग्रेसर एज वेल. सो स्पेसिफिक क्राइम्स के अंदर रीजनेबली लोकेट किया है राइट टू प्राइवेट डिफेंस को. देन देयर इज अनदर थिंग दैट the harm or injury inflicted by the person on the aggressor must not exceed the danger or threat posed by his act. जैसे हमने बात की, रीजनेबल फोर्स का यूज करना है, अनरीजनेबल फोर्स का यूज आप प्राइवेट डिफेंस के अंदर नहीं कर सकते हैं. देन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी बट it must be reasonably provided to the citizen. Unreasonably
अगर राइट टू डिफेंस का राइट लोगों को मिल जाएगा, देन इट विल कॉज हैवक, रादर इट विल बी इनिशिएटिंग मोर एंड मोर क्राइम्स इन द सोसाइटी। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस दिया ज़रूर गया है, बट रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड भी है। बहुत सारे फैक्ट्स एंड सर्क्यूमस्टांसेस के साथ ही आप इनको यूज़ कर सकते हैं। हमने पहले बात की थी कि जब भी कोई पैराग्राफ आएगा तो हम उसके अंदर रूल्स भी देखेंगे, प्रिंसिपल्स भी देखेंगे लीगल किस्म के, और उनकी एप्लीकेशन भी देखेंगे, लेकिन हम ये भी देखेंगे कि बदले हुए फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस में रूल किस तरीके से चेंज होता है। तो एक रूल तो ये है कि इंटॉक्सिकेशन इज जनरल एक्सेप्शन, बट अगर इंटॉक्सिकेशन इनवॉलेंट्री नहीं है, उसने खुद पी है, तो रूल चेंज हो जाएगा। यहीं पे अगर प्राइवेट डिफेंस के अंदर किसी ने किसी की डेथ कॉज कर दी है, अग्रेसर की डेथ कॉज कर दी है, लेकिन अनरीजनेबल फोर्स यूज करके की है, उसको खुद की डेथ का कोई एप्रीहेंशन ही नहीं था अग्रेसर के एक्ट से, तो वहां पे ये प्रिंसिपल अपने मूल रूप में लागू नहीं होंगे, चेंज हो जाएंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अवर डिस्कशन। क्वेश्चन भी तो प्रैक्टिस करने हैं साथ के साथ। सो बेसिकली the legal principle says one has the right to defend his life and property against criminal harm provided, अब ये तो हमें पता है कि प्राइवेट डिफेंस का है, खुद को या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का, प्रोवाइडेड दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू अप्रोच द पब्लिक अथॉरिटीज, एक तो पब्लिक अथॉरिटी को अप्रोच करने का आपके पास वक्त ना हो, दूसरा एंड मोर हार्म देन इज नेसेसरी हैज नॉट बीन कॉज टू अवॉइड द डेंजर। तो रीजनेबल फोर्स आपने यूज किया है। नाउ बेस्ड ऑन दिस लीगल प्रिंसिपल वी आर हैविंग अ फैक्चुअल सिचुएशन। सो इट सेज द फार्म ऑफ एक्स इज ऑन आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली के बाहर एक फार्म हाउस है दैट इज अटैक्ड बाय अ गैंग ऑफ आर्म्ड रॉबर्स। एक्स विदाउट इन्फॉर्मिंग द पुलिस, नाउ लिखा हुआ है कि विदाउट इन्फॉर्मिंग द पुलिस एट फर्स्ट ही वार्न्ड द रॉबर्स बाय फायरिंग इन द एयर, तो ओपन फायर शुरू कर दिया हवा के अंदर। एज दे वर फ्लीइंग, नाउ रॉबर्स वर फ्लीइंग, भाग रहे थे, फ्रॉम द फार्म ही फायर्ड एंड किल्ड वन ऑफ देम, भागते हुए रॉबर्ट्स पे फायर करके एक को मार दिया। अब ट्रायल के वक्त what is the possibility that X can avail the right of private defense as he was defending his life and property? X cannot avail the right as he failed to inform the police. X cannot avail the right as he caused more harm than was necessary to ward off the danger. And lastly, X can avail of the right as at first he only fired in the air. Now जितने फैक्ट्स हमें दिए गए हैं, एक तो हमें अजम्पशन प्रजम्पशन यहाँ पे नहीं करनी है, फिल्मी सिचुएशन नहीं करनी है कि ऐसा हुआ होगा, चेस हुआ होगा और एंड ऑल दैट थिंग। जितने फैक्ट्स दिए हैं उसके ऊपर हमें कंक्लूजन तक पहुँचना है। एंड नीडलेस टू से हियर आंसर इज बेसिकली C 2 and 3, बिकॉज कहाँ उससे मिस्टेक हुई है या कहाँ उसका राइट टू प्राइवेट डिफेंस वो लूज कर गया है एज अ ग्राउंड, दैट फर्स्ट ही फेल्ड टू इन्फॉर्म द पुलिस, उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया जो क्लियर कट लिखा हुआ है केस के अंदर। और इससे भी आगे चलते हुए आप देखें तो उसने भागते हुए रॉबर्ट्स के ऊपर गोली चलाई है। हम बात कर रहे हैं प्राइवेट डिफेंस तब यूज किया जाता है जब आपको एप्रीहेंशन है डेथ का या फिर एप्रीहेंशन है डेंजर और इंजरी का, लेकिन जिस मोमेंट रॉबर्ट्स ने वापस भागना शुरू कर दिया था उसी मोमेंट वो एप्रीहेंशन खत्म हो गया था, तो खतरा तो रहा नहीं था। अब आप प्राइवेट डिफेंस का ग्राउंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। Now let's move to more interesting aspects of law, and law is a magical thing always. Theft and extortion, and basic premises, the theft, चोरी सबसे बेसिक क्राइम, ह्यूमैनिटी के सबसे बेसिक क्राइम में थेफ्ट को माना जाता है। और अगर हम लीगल परिभाषा से चलें तो सोशलॉजिस्ट का ये मानता है कि ये क्राइम हर इंसान ने अपनी उम्र के किसी ना किसी पड़ाव में किया ही होता है, जाने अनजाने किया ही होता है। सो what is theft? According to article 378, 380 also, that IPC defines the theft as theft is taking away of movable property, now not immovable but movable property out of the owner's possession with dishonest intention without owner's consent, and even if the thing is removed temporarily with dishonest intention it amounts to theft. किसी भी व्यक्ति के पोजेशन में जो चीज़ है, जो उसका मालिक है, उसके पोजेशन से उसकी बिना अनुमति के और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, गंदी नीयत के साथ अगर आप वो
चीज़ को मूव आउट करते हैं, मूव भर करते हैं, एट दैट वेरी मोमेंट क्राइम ऑफ थेफ्ट हैपन्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले मेंस रिया और एक्टस रियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ज़रा यहाँ लगा के देखते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ों की। एक यहाँ पे है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, इसके थ्रू मूव करना होगा, और दूसरा है यू आर टेकिंग अवे, यू मूव दैट प्रॉपर्टी, इवन यू रिमूव दैट प्रॉपर्टी टेम्परेरली। So basically here dishonest intention is mens rea, जो हम अभी बात कर रहे थे, guilty intention, and your act of moving that particular object is basically your actus reus. So these both happening simultaneously or one by one, that will constitute the crime of theft. अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए हरी रवि के घर गया और रवि की अंगूठी, बहुत कीमती या गैर मामूली अंगूठी भी उसको वहाँ पे पड़ी हुई दिखी, और उसको ये लगा कि रवि तो अभी हरी तो है नहीं, और रवि ने वो अंगूठी इस नियत से कि मैं इसको यूटिलाइज़ करूँगा, बाज़ार में बेच दूँगा, वहाँ से उठा ली। लेकिन उसको लगा कि अगर अभी बाहर जाऊँगा तो कहीं सब लोग मेरी तलाशी ना ले लें, तो उसी के घर में कहीं छुपा दी, ऐसी जगह छुपा दी कि इनको नॉर्मली नहीं मिलेगी और बाद में किसी दिन आके मैं ले जाऊँगा, और रवि वहाँ से चला गया। तो क्या थेफ्ट का क्राइम हुआ? एग्जैक्टली यस। जिस मोमेंट रवि ने चोरी की नियत से वो अंगूठी उसकी प्लेस से मूव की, सो इविल इंटेंशन ऑफ थेफ्ट and the act of removing that thing from its place, at that very moment theft occurred. अब चाहे उसको बाद में लेके जाए, कहीं लेके जाए, theft occurred. But इसी एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं। रवि हरी के घर गया और रवि ने देखा कि हरी की अंगूठी यूं ही टेबल पे पड़ी है, और उसने सोचा कि यार कहीं ये आके कोई चुरा ना ले, इस घर में लोग आते जाते रहते हैं। उसने उठा के वो अंगूठी अपनी जेब में रख ली कि जब हरी मुझे मिलेगा आज शाम या कल जब भी, मैं उसको दे दूंगा और कहूँगा भाई संभाल के रखना। अब यहाँ पे एक्ट तो वही है, मूव करने का, लेकिन पहली बात तो गिल्टी एक्ट नहीं है, विद पॉजिटिव इंटेंशन है, और दूसरा इसके पीछे की उसकी नीयत मेंस रिया नहीं है। यहाँ पे मेंस रिया इज एब्सेंट, बल्कि वो तो चाहता है कि हरी का प्रॉपर्टी लॉस ना हो जाए। इस सिचुएशन में वो चाहे अंगूठी को उसी वक्त अपने साथ घर से बाहर भी ले जाए, थेफ्ट ऑकर नहीं होगा। नाउ दिस इज द मैजिक ऑफ लीगल मैक्सिम्स, लीगल प्रिंसिपल्स। एक्ट वही है, लेकिन उसके पीछे की इंटेंशन दैट मेक यू गिल्टी। अ गिल्टी माइंड मेक्स अ मैन गिल्टी। सो टेकिंग अवे, that is your actus reus in theft, and dishonest intention is your mens rea. That is how theft is committed. Now let's see what is extortion. So basically in section 383 of IPC, extortion is defined as that extortion may be movable, मे बी ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक तो जैसे थेफ्ट हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, एक्सटॉर्शन में मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी का कनेक्शन है। एंड इट मीन्स पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी टू हिम और अदर पर्सन एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली inducing him to deliver to such person any valuable property. That means extortion is basically inducing a person to hand over some property or value type of thing by putting him under fear of injury. मतलब अगर किसी को धमका के, किसी इंजरी की धमकी दे के अगर आप उससे कोई प्रॉपर्टी ले लेते हैं, उसको इंड्यूस करते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी दे, तो फिर ये एक्सटॉर्शन में काउंट की जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर इतने प्रोटेक्शन मनी दे दो और अगर नहीं दोगे तो फिर ऑफिस आते जाते अपना ध्यान रखना, हम गोली भी मार सकते हैं, अंडरवर्ल्ड टाइप ऑफ थिंग। या फिर आपका बच्चा फलां स्कूल में पढ़ता है, हमें अच्छे से पता है, अगर आप हमें इतना पैसा नहीं देंगे या फलाने बंगले को हमारे नाम नहीं करेंगे क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है, तो वी विल हार्म योर चिल्ड्रन और योर नियर एंड डियर वन। सो किसी को इंजरी का फियर दिखा के, हार्म का फियर दिखा के अगर उससे कोई चीज़ ली जाती है या उसको इंड्यूस किया जाता है कि हमें दे दीजिए विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, सो दिस विल बी अंडर एक्सटॉर्शन।
इससे पहले थेफ्ट के अंदर याद रखिएगा, थेफ्ट के अंदर फियर ऑफ इंजरी शामिल नहीं था, बल्कि वहाँ पे जो चोर चोरी कर रहा था वो तो विदाउट द कंसेंट और विदाउट द नॉलेज ऑफ दैट ओनर, तब वो चोरी कर रहा था। यहाँ पे फियर ऑफ इंजरी इज द की, है वही प्रॉपर्टी और इमूवेबल भी साथ के साथ। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। दैट हूएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन without that person's consent, okay, not putting under the fear of injury, moves that property is said to commit theft. अब उसने चोरी किया। Whoever commits theft shall be punished with the imprisonment which may extend to 3 years or with fine or both. This is under section 379 of IPC. 378 में define है theft. Then the factual situation देख लेते हैं इसी legal reasoning के ऊपर based. That Raju sees a cell phone belonging to the Ram laying on the table in Ram's house. Raju hides the cell phone in Ram's house itself in such a place where Ram could not find it ever. Due to the fear of immediate search and detection, Raju did this with the intention of taking away the cell phone from the hidden place when Ram forgets about it and then sell it away. अरे ये तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल हो गया जो हम अभी राजू और हरी की अंगूठी चुराने की बात कर रहे थे, बस यहाँ पे अंगूठी की जगह आ गया सेल फोन। यस, तो फिर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चोरी ही है। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। यहाँ पे राजू ने चाहे उसके घर में छिपाई थी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, एक्टर सीरियस, सब कुछ इस्टेब्लिश हो चुका है, दिस इज थेफ्ट, और यहाँ पे राजू चोर है। सो वी अंडरस्टैंड द थेफ्ट एंड देन द एक्सटॉर्शन। इससे रिलेटेड दो टर्म्स और हम बड़े सुनते हैं, फिल्मों में बहुत आती है, रॉबरी एंड डकैती। सो देखिए, रॉबरी और डकैती इसका तो फ़र्क बहुत मामूली है, लेकिन कब कौन सी चोरी या एक्सटॉर्शन रॉबरी की कैटेगरी में चली जाती है, रॉब ऑफ की कैटेगरी में, तो याद रखें, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इमीडिएट डेंजर के फियर के अंदर पुट करके उससे कुछ वैल्यू प्रॉपर्टी ले लेता है या उसको इंड्यूस करता है कि मुझे दो, तो फिर ये रॉबरी है। मतलब किसी पर्सन को फियर ऑफ इंजरी दिखा के मार देने की धमकी या चोट पहुंचाने देने की धमकी, और ये इमीडिएट थ्रेट। लाइक एक्सटॉर्शन में तो इट कैन बी हम ऐसा कर देंगे इन नियर फ्यूचर, बट रॉबरी इज बेसिकली अगर आपने ये प्रॉपर्टी अभी नहीं दी तो देयर एंड देन वहीं पे आपको हार्म पहुंचा दिया जाएगा, तो ये बन जाता है बेसिकली आपका रॉबरी। और यही रॉबरी जब 5 से ज़्यादा लोग अंजाम दें, इसी एक्ट में जब 5 या उससे ज़्यादा लोग इन कनाइवेंस कम कर रहे हैं, ग्रुप बना के कम कर रहे हैं, तो फिर ये बन जाती है डकैती, डकैती। डाकू मानसिंह द ग्रुप बलिए। डाकू ग्रुप में इसीलिए आते थे क्योंकि ग्रुप में होने से डकैती का क्राइम बनता है। सो अगर डाकू अकेला कहीं लूटपाट करने गया तो रॉबरी कहलाएगी, और अपना ग्रुप साथ लेके गया कम से कम 5 जनों का, तो वही एक्ट उसका बन जाएगा डकैती। नाउ वी मूव टू अनदर थिंग दैट इज चीटिंग। अब क्राइम है तो ऐसी ही चीज़ें होंगी, कहीं लूट, कहीं पाट, कहीं चीटिंग। सो सेक्शन 415 ऑफ आईपीसी डिफाइंस द चीटिंग। 417 में पनिशमेंट है दैट चीटिंग इंक्लूड्स अ फ्रॉडलेंट बाय फ्रॉड और डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट by one person to other who delivers any property to him or any other person. So this basically the keywords are here, the fraudulent or dishonest inducement। या तो आप वाकई फ्रॉड या फिर dishonest आपकी inducement नहीं है। So basically if somewhere a teacher says that okay, I am a teacher and I'll teach you physics or science and I'll charge this much money, so give me money. So this is basically an honest inducement if he is really a teacher. But if he is not a teacher at all and by fraud, by dishonest कि मैं इनसे पैसा लेके भाग जाऊंगा, तो फिर इस जो पर्टिकुलर एक्ट में फ्रॉडुलेंट फैक्ट होने की वजह से, डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट होने की वजह से, दिस विल बी द चीटिंग। व्हाट कैन बी द अदर एग्जांपल्स? लाइक ए, बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग, अब झूठे प्रिटेंड कर दिया, व्हाट, दैट आई एम इन द सिविल सर्विसेज, सो आई एम सो एंड सो, आई एम IAS, आई एम IPS, आई एम DC फगवाड़ा, जो भी कुछ, एंड इंटेंशनली डिसीव Z, अब उसको इंटेंशनली डिसीव करता है, दैट dishonestly induces Z to let him have goods on credit
फॉर विच ही डज नॉट मीन टू पे। अब दूसरे को कह देता है कि अपने क्रेडिट कार्ड पे मुझे शॉपिंग करने दो, मैं पे कर दूंगा, और उसकी पे करने की, वापस रीपे करने की कोई इंटेंशन नहीं है। हियर दिस ए इज अ चीटर। इसने फ्रॉडुलेंट स्टेटमेंट्स के साथ और डिसऑनेस्ट इंटेंशन, इंड्यूसमेंट के साथ उससे वो प्रॉपर्टी ली है। सो दिस इज द चीटिंग। सो अपना जैसे हम रिंग का एग्जाम्पल कर रहे थे थेफ्ट के अंदर। सो अगर जो राजू हरी की बेसिकली अंगूठी उसे ये कह के लेके जाता है कि मैं तो सुनार का एक कोर्स किया है और आपकी अंगूठी को बहुत अच्छे से पॉलिश करके आपको वापस करूंगा, और इसकी इंटेंशन ये है कि इसको वो अब कभी वापस नहीं करेगा, और साथ ही में उसने सुनार का कोई कोर्स भी नहीं किया है, ज्वेलर का कोई कोर्स भी नहीं किया है, जस्ट टू हैव रॉन्गफुल गेन। अगर उससे वो अंगूठी उसको झूठ बोल के ले लेता है, अब यहाँ पे वो बिना कंसेंट के नहीं ले जा रहा है और हरी को कोई थ्रेट भी नहीं दे रहा है हार्म की, उससे ले रहा है उसको झूठ बोल के। सो दिस पर्टिकुलर क्राइम विल बी द चीटिंग। नाउ इसी से रिलेटेड एक और क्राइम है मिसचीफ, एंड दिस इज अंडर सेक्शन 425 ऑफ आईपीसी, एंड इट इज लाइक whoever with intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or to any person causes the destruction of any property. Now destruction of property is involved here, or any such change in property or in the situation thereof as destroy or diminish its value or utility. So अगर proper destruction of property भी नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ property के use में change कर दिया जिससे उसकी value या उसकी utility में loss cause होता है, और affects it injuriously, that property को injuriously affect करता है, commits the mischief, और सेक्शन 426 डील्स विद द पनिशमेंट एस्पेक्ट। सो यहाँ पे तो कीवर्ड से हमें समझ में आ गया है कि एक तो प्रॉपर्टी का मसला है और प्रॉपर्टी को रॉन्गफुल लॉस या डैमेज कॉज किया जा रहा है या उसकी वैल्यू में लॉस कॉज किया जा रहा है, तो दिस विल बी द मिसचीफ। इसी को एग्जाम्पल और केस स्टडी से भी समझ लेते हैं। सो देयर इज अ लीगल प्रिंसिपल, एनीबडी विद एन इंटेंशन टू कॉज डैमेज टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ही इज सेड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ। तो उसने किया है ये प्रॉपर्टी को नुकसान वगैरह पहुंचा के मिसचीफ। नाउ वी कम टू द फैक्चुअल सिचुएशंस। The worker of Premium Private Limited Company, so be it any company, okay, were on the strike. The worker were on the strike demanding higher bonus, कि हमें ज़्यादा बोनस दो, जैसा 70s 80s की फिल्मों में होता था, अमिताभ बच्चन टाइप्स। In the course of a strike, a worker called Mr. Chandra has thrown stones at the company and damaged the costly glasses. प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया यहाँ पे, और कम से कम उसकी जो यूटिलिटी थी, अब कांच टूटने के बाद जब तक रिपेयर नहीं होगा यूटिलिटी में प्रॉब्लम आएगी, वैल्यू में लॉस कॉज हुआ है। सो हम ऑप्शंस के थ्रू चलते हैं और देखते हैं कि क्या इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि सारे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में लीगल प्रिंसिपल किस तरह से लागू होंगे, कहीं फैक्ट एंड सर्कमस्टांस में, पर्टिकुलर फैक्ट और सर्कमस्टांस में लीगल प्रिंसिपल चेंज तो नहीं हो जा रहा है। देखते हैं यहाँ पे, Chandra's act was justified as the employer company behaved unreasonably by not paying the bonus properly. No, this is not the answer. भाई अगर कंपनी प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रही है तो यू आर हैविंग मल्टीपल फॉरम्स एंड फॉर दैट यू आर ऑल्सो हैव गॉन टू द स्ट्राइक। देन Chandra has committed the offense of mischief. This could be possible answer. Then we go, Chandra was on a strike along with the other workers. Hence he has immunity for all actions. भाई अगर ऐसा कुछ होने लग जाए तो फिर तो ग्लास तोड़ने पे क्यों रुकेगा मजदूर, मिलके मालिकों की पिटाई ही कर दे, उनको मार ही दे, या उनकी गाड़ियां ही लूट के ले जाए कि हो गया बोनस। तो ऐसी इम्यूनिटी तो कोई स्ट्राइक पे होने से मिलती नहीं है। देन चंद्रा हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस एज ही हैज ओनली एक्सप्रेस्ड हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विच इज हिज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a। ओके, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए आप पत्थर तोड़ देंगे तो फिर कल को तो आप अपनी भावना एक्सप्रेस करने के लिए थाने में आग भी लगा देंगे, पीआरटीसी को भी फूंक देंगे आप, मतलब कोई भी ABCXYZ पर्सन। नाउ सी, even under constitutional scheme article 19(1)(a speech and expression, fundamental right of speech and expression is not absolute. It must be utilized and enjoyed in reasonable restriction environment.
ये नहीं कि आप कुछ भी कहते फिरें, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। हेंस आवर आंसर इज ओनली दैट चंद्रा हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ, और उसको सेड लॉ के अंदर ट्राई किया जाना चाहिए। नाउ वी कम टू वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल लॉ अंडर IPC, एंड दैट इज सेडिशन अंडर सेक्शन 124A ऑफ IPC। सेडिशन, जिसको आम तौर पे हमारे यहाँ देशद्रोह का कानून कहा जाता है, हालांकि इसकी डेफिनेशन बहुत अजीब है और उससे हमें पता लगता है कि देश से इस एक्ट का कुछ लेना देना ही नहीं है। व्हाट द लॉ सेज दैट द ऑफेंस ऑफ सेडिशन इज डूइंग ऑफ सर्टेन एक्ट्स विच वुड ब्रिंग द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। नाउ नोट द कीवर्ड्स, ओके। द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट, मतलब देश की सरकार जो कि लॉ के द्वारा बनाई गई है उसके खिलाफ नफरत या फिर अवमानना की भावना आप लाते हैं, और क्रिएट डिसअफेक्शन, मुंहतोड़ होना पंजाबी में कहते हैं, अफेक्शन नहीं है, डिसअफेक्शन अगेंस्ट इट। सो दिस बेसिकली योर एक्शन वुड बी लायबल अंडर सेडिशन। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी एक्ट के थ्रू, वर्ड्स स्पोकन, रिटन या एनी जेस्चर के थ्रू गवर्नमेंट इस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया, जो कानूनी तौर पे सरकार चाहे सेंटर की चाहे स्टेट की बनाई गई है, उसके खिलाफ अगर लोगों को भड़काता है या फिर ये चीज़ लेके आता है दैट डिसअफेक्शन या फिर हेट्रेड और कंटेम्प्ट, नफरत की भावना लाता है, तो फिर वो सेडिशन लॉ के अंदर ट्राई किया जा सकता है। अब जैसे हमने बात की है देशद्रोह, हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि बहुत सारे लीगल मसले ऐसे हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों का लीगल एप्टीट्यूड पीछे चला जाता है और इमोशनल एटीट्यूड आगे आ जाता है, और हम इमोशंस से सोचने लग जाते हैं। बट लॉ गवर्न ऑन फैक्ट्स, नॉट सोली ऑन द इमोशंस। तो हम ज़्यादातर देशद्रोही और सोचते हैं कि जिसके ऊपर भी पर्चा हो गया उसने देश के खिलाफ कुछ किया होगा, लेकिन अभी आपने डेफिनेशन में देखा कि देश नाम की तो चीज़ है ही नहीं। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि हेट्रेड की भावना देश के खिलाफ, बल्कि गवर्नमेंट के खिलाफ। और हम जानते हैं, वी आर द लीगल एस्पिरेंट्स, दैट गवर्नमेंट में और देश में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो यहाँ पे सेडिशन इज़ योर एक्ट to bring hatred or contempt or disaffection towards the government established by law in India, not the country. Now it further says, अब देखिए इसको बहुत सारे एक्चुअली जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत सारे जजमेंट्स के थ्रू भी चेंज होते रहते हैं। सो क्योंकि अब ये सारा अगर इसी तरह से लागू कर दिया जाए तो जो भी सरकार को क्रिटिसाइज़ करेगा वो कहीं ना कहीं डिसअफेक्शन की तो चीज़ ला ही रहा है। अब मैं यहाँ पे खड़ा होकर कह दूँ, मान लीजिए कोई भी ABC सरकार ये नकारा निगम्मी सरकार है और देश के युवाओं के लिए कुछ नहीं करती है, अब भाई मैं तो हेट्रेड या डिसअफेक्शन लाने की कोशिश कर ही रहा हूँ, तो इस तरह से तो सरकार के खिलाफ एक शब्द बोलने वाला भी सेडिशन के अंदर जेल जाएगा। एंड रिमेंबर इट अट्रैक्ट्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 3 ईयर और विद फाइन, बट लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है इसके अंदर। सो इसको इन प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई किया गया है थ्रू वेरियस जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्पेशली द केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का एक केस है जिसमें ये कहा गया है दैट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट बी सो इंटेंस दैट देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी टू लीड टुवर्ड्स द वायलेंस। अगर वायलेंस की तरफ बढ़ता है, वायलेंस का इंटेंट है, तो फिर आप सेडिशन का चार्ज स्लैप कीजिए ऑफेंडर के ऊपर। So it must be noted that incitement to violence against the state is an essential ingredient of the offense of sedition. Violence का टिंज जरूर होना चाहिए, हालांकि सेक्शन में नहीं है, बट कोर्ट्स की मॉडिफिकेशन के बाद इस जनरल प्रिंसिपल को लागू करते वक्त फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के अंदर वायलेंस का टिंज जरूर होना चाहिए। नाउ लेट्स गो बाय अ क्वेश्चन। So we know this thing that whoever by word, sign or otherwise, so this is the plain definition, और हमने अभी डिस्कस किया था। तो we directly jump upon the question that factual situation is that in a public meeting, Mr. Yashpal Reddy, the leader of an opposition party, thunders that this government is of scoundrels, bootleggers and scamsters. They deserve to be unseated. Teach them a lesson in the coming elections by voting them out of the power. The government is contemplating to prosecute Yashpal Reddy under sedition. So, sedition के खिलाफ या sedition के अंडर यशपाल रेड्डी को ट्राई किया जाना चाहिए या नहीं, उसके कीवर्ड्स जरूर याद रखें। तो यहाँ पे यशपाल रेड्डी इज गिल्टी, व्हाट कैन बी द ऑप्शन? यशपाल रेड्डी मिस्टर इज गिल्टी ऑफ सेडिशन
for having made irresponsible and inflammatory statement against the government of India. One possibility is there, as per plain law talks about. Yashpal Reddy is not guilty of sedition as he is only exercising his freedom of speech and expression, but that will be limited. Then the Yashpal Reddy is guilty of sedition as his statement would incite the people to violence leading to breakdown of the law. So basically the आंसर इज बी. देखिए पहला तो ये कि इर्रेस्पॉन्सिबल है और ये सब तो गिल्टी नहीं है, और दूसरा दैट गिल्टी ऑफ सेडिशन ये क्या वायलेंस को इंसाइट कर सकता था. अब आप आइए फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के एनालिसिस के ऊपर. हमने बात की थी सिर्फ लीगल प्रिंसिपल की जानकारी होना काफ़ी नहीं है. लीगल प्रिंसिपल को किन फैक्ट एंड सर्कमस्टांस में आप इम्प्लाई किस तरीके से करेंगे, ये इन्फरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम सारे स्टेटमेंट को देखें तो कहीं पे भी यशपाल रेड्डी ने वायलेंस को इंसाइट करने वाली कोई बात नहीं की है, या फिर उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है जिससे वायलेंस इंसाइट हो जाए, बल्कि वो तो गवर्नमेंट को हटाने के लिए डेमोक्रेटिक मींस की डिमांड कर रहे हैं कि आप वोट के थ्रू हटा दीजिए, जो हर पॉलिटिकल इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल रैली में हर अपोजिशन पार्टी का लीडर बोलता है. तो वायलेंस का टेंज ना होने की वजह से, कॉल फॉर वायलेंस ना होने की वजह से यशपाल रेड्डी विल नॉट बी गिल्टी अंडर सेडिशन. क्योंकि अगर ऐसा होने लग जाए जो इस केस में है और यशपाल रेड्डी जैसे लोगों को सजा हो, तो फिर पॉलिटिकल रैलियां स्पेशली बाय द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी बंद हो जाएंगी, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी. दीज वर द इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल्स इन क्रिमिनल लॉ. बट बिफोर वी सम अप दिस सेशन, we'll go through some important legal maxims, that is like these are the Latin phrases as we know this thing, और हम कुछ important हर क्लास के साथ इनको कवर करेंगे. ऑलरेडी हमने जो अपनी क्लास जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर भी एक्टस रियस, मेंस रिया, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट का जिक्र किया था, उनको अच्छे से अंडरस्टैंड किया भी था. साथ में ubi jus ibi remedium. So this is again one of the fundamental principle of law. So ubi jus ibi remedium, that means where there is a right there is a remedy. जहाँ पे भी राइट होगा उसके साथ साथ रेमेडी ज़रूर होगी. जैसे आपका फंडामेंटल राइट है, that may be right to education, that may be freedom of speech and expression और educational and cultural rights. तो अगर राइट है तो साथ साथ में रेमेडी भी है अंडर आर्टिकल 32 of Indian Constitution, that if your rights are violated then you may approach directly to the Supreme Court, the apex law body in this country, and that will provide you remedy for the violation of your right. So याद रखिए फंडामेंटल राइट और 32 का रिलेशन क्या है, ubi jus ibi remedium, where there is a right there is a remedy. Then ab initio, that is basically प्रारंभ से, that from the very beginning, ab initio. Then there is concept of alibi or alibi, that says that at another place or somewhere else. How we use it, आपने बहुत सारी हिंदी पुरानी फिल्मों में ये देखा होगा कि किसी अक्यूज को ट्राई कर रहे हैं और वो कहता है कि जनाब मिलॉर्ड, कत्ल के वक्त तो मैं यहाँ मौजूद ही नहीं था, कत्ल के वक्त तो मैं इतने 100 किलोमीटर दूर कोलकाता में मौजूद था, ये देखिए मेरे होटल की बुकिंग. सो ये जो कहता है कि क्राइम के वक्त मैं किसी और जगह पे था, एट another place somewhere else, this is called alibi. और जब वो प्रेयर डाल रहा होता है या अपनी पिटीशन डाल रहा होता है कि मैं किसी और वक्त था, तो इसी को केस के अंदर कहा जाता है प्ली ऑफ alibi और प्ली ऑफ alibi. This is just a फर्क ऑफ प्रोनाउंसिएशन, alibi और alibi. Then amicus curiae, this is very important term, you must encounter somewhere in your exam paper as well. बहुत सारा करंट अफेयर में यूजेज होता है. Now amicus curiae is basically a friend of court or member of the bar, bar means वकील, who is appointed to assist the court, a friend of court, amicus curiae. खासकर इसका यूजेज आप PIL जैसे केसेस में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केसेस में बहुत प्रधानता से देखेंगे, जहाँ पे कोर्ट किसी केस की सुनवाई के दौरान प्रॉपर ओपिनियन बनाने में ज़रूरी आर्ग्यूमेंट उसको लगता है कि नहीं हो पा रहे हैं, या फिर उसको जो ज़रूरी जानकारी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो यहाँ पे कोर्ट किसी भी मेंबर ऑफ द बार, वकील साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एमिकस क्यूरियाe आ जाइए, और एमिकस क्यूरियाe अपॉइंट कर दिया जाता है ताकि उस केस के अंदर दैट वकील साहब वुड बेटर हेल्प द बेंच और द कोर्ट टू डिसाइड द मैटर इटसेल्फ. देन देयर इज एंटे लिटम मॉर्टम. दिस इज बेसिकली बिफोर द सूट ब्रॉट.
बिफोर द कंट्रोवर्सी इंस्टीट्यूटेड। ना कंट्रोवर्सी इंस्टीट्यूट कब होती है? जब आप कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं। कंट्रोवर्सी इमर्ज्ड वो तो तभी हो जाएगा जब आपका झगड़ा हुआ। कंट्रोवर्सी इंस्टीट्यूटेड, इंस्टीट्यूशनलाइज कब किया? जब केस फाइल किया गया है। सो दिस इज बेसिकली केस फाइल करने से पहले की अवस्था, एंटे लिटम मॉर्टम। जैसे कि हम मेडिएशन की बात करें तो मेडिएशन सेंटर में जाना ज़रूरी होगा मेडिएशन बिल आ जाने के बाद। अभी बिल आया है, एक्ट बन जाएगा, तो काफ़ी सारे केसेस में कोर्ट में केस फाइल करने से पहले आपको मेडिएशन सेंटर जाना होगा। सो हम कह सकते हैं दैट यू मस्ट अप्रोच थ्रू द लॉ, थ्रू मीडिएशन एक्ट, यू हैव टू अप्रोच द मीडिएशन सेंटर एंटे लिटम मॉर्टम। सूट फाइल करने से पहले, केस फाइल करने से पहले मेडिएशन सेंटर जाना होगा। देन देयर इज अ वेरी फेमस एंड वेरी important principle of natural justice as well, that is odi ultram partem, that no man shall punished unheard। कोई भी अक्यूज्ड है उसका पक्ष जाने बिना या उसको एक रीजनेबल टाइम दिए बिना अपना पक्ष रखने के लिए उसको सज़ा नहीं की जाएगी। याद रखिए, हमने तो कसाब को भी ज़रूरी वकील और ज़रूरी वक्त दिया था अपना केस रखने के लिए, ना सिर्फ ट्रायल कोर्ट में बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक। तो चाहे आपके पास ओपन साक्ष्य हैं, उसको सज़ा करने से पहले अक्यूज का पक्ष ज़रूर ऑन रिकॉर्ड लेना है। देन देयर इज़ अ फेमस प्रिंसिपल ऑफ बोनाफाइड एंड वीज़ाविड मेलाफाइड। सो बोनाफाइड प्लेनली इज इन गुड फेथ एंड मेलाफाइड मैलिशियस। मेलाफाइड इज विद बैड इंटेंशन। रिमेंबर हमने अभी एक एग्जाम्पल किया था, वो डॉक्टर का कट लगाना और एक किसी चोर का चाकू से किसी की बॉडी पे कट लगाना। सो डॉक्टर जो कट लगाता है दिस इज बोनाफाइड इन गुड फेथ, और जो चोर कट लगाता है दैट इज मेलाफाइड इन बैड फेथ, इन ईवल फेथ। देन इट कम्स टू डी फैक्टो एंड डी जूरे। आई बिलीव ये तो आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। डी फैक्टो इज बेसिकली इन फैक्ट एंड डी जूरे इज इन लॉ। तो जैसे हम बात करते हैं कि डी फैक्टो चलाने वाला कौन है इस मुल्क को, तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री साहब हैं। लेकिन हम कहते हैं कि डी जूरे कौन है, इन लॉ हेड ऑफ द स्टेट कौन है, तो हम कहते हैं प्रेसिडेंट साहब हैं। और इसी के साथ लास्ट दैट इज ऑनस प्रोबेंडी। ये शब्द मैंने बीच में भी यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं यूज़ कर रहा हूँ। दैट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ। मतलब अदालत में कोई बात कौन साबित करेगा, उसको साबित करने का, प्रूफ करने का बर्डन किसके ऊपर है। नॉर्मली क्रिमिनल केसेस में क्राइम को प्रूव करने का जिम्मा होता है प्रोसिक्यूशन के ऊपर। लाइक अगर राजू और ये कत्ल करके कोर्ट में खड़ा है तो इसने कत्ल किया है, ये बेसिकली प्रूव करने का जिम्मा है प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो उसके खिलाफ केस लड़ रहे हैं। और इसी में इंटरेस्टिंगली हमने कहा था जनरल एक्सेप्शंस प्रूव करने का ऑनस होता है अक्यूज्ड हिमसेल्फ। यहाँ पे राजू खुद प्रूव करेगा अगर उसका कोई ग्राउंड बनता है जनरल एक्सेप्शंस का। So this was our entire discussion and we have covered very important topic। शुरुआत में लीगल फैक्ट भी हमने डिस्कस किए और क्रिमिनल लॉ के लीगल प्रिंसिपल्स एंटायरली वी हैव कवर्ड। इनको अच्छे से आप पढ़ें, रिवाइज करें। कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप थ्रू द डिजिटल मीडियम हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।